भ्रष्टाचार पर सख्त हरियाणा सरकार। चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को लिखी चिट्ठी। नागरिक सेवाओं से संबंधित पेंडिंग एप्लीकेशंस की मांगी डिटेल। 26 मार्च तक सुबह 11 बजे तक मांगी जानकारी। यमुनानगर में जयपुर जैसा कांड। अपहरण के बाद व्यक्ति की हत्या कर बाइक पर घुमाती रही महिला, उसका दोस्त। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में ही रहेंगे। कई बैठकों में सीएम सैनी मौजूद रहेंगे। रबी फसल की खरीद को लेकर जो तैयारी है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 2:30 बजे। आज पूरा दिन बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे और कुछ देर बाद उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। रबी फसल की खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक और दोपहर 2:30 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में रहेंगे। कई महत्वपूर्ण बैठकें जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं फोन लाइन से। अंकित, आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में है, जानकारी है कि कई बैठकें होंगी आज। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बैठकें करने वाले हैं और आज चंडीगढ़ के अंदर ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जहां कृषि विभाग से जुड़ी बैठक होगी और रबी की फसल की खरीद को लेकर के बैठक होगी। तो उसमें जो तारीख निश्चित की जाएगी कि किस तरह के प्रबंध करने हैं, कब से फसल खरीद करनी है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बैठक होगी। वहीं 2:30 बजे मुख्यमंत्री जो है प्रेस वार्ता करेंगे, पत्रकारों से मुखातिब होंगे और पत्रकारों से मुखातिब जब होंगे तो कुछ बड़े ऐलान मुख्यमंत्री कर सकते हैं और प्रदेश से जुड़े और भी कई विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज पूरा दिन चलने वाला है और पूरा दिन बैठकों के अंदर और जो इंटरनल बैठकें जो सीएम हाउस के अंदर रहने वाली है, जो अधिकारियों के साथ भी रहती है, अपने स्टाफ के साथ भी रहती है। तो इस तरह लगातार मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल रहने वाला है। और वहीं अगर बात की जाए कल की, तो कल कुछ बड़े कार्यक्रम भी होने वाले हैं और कल जो नगर निकाय प्रतिनिधि हैं जो चुने गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनका जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो वो पंचकुला के अंदर होना है। कैबिनेट की बैठक कल होनी है और कैबिनेट की बैठक जब होएगी तो उसके बाद उसके अंदर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो लगातार जो बैठकों का दौर है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी, वो बात कहें कि 12 मार्च 2024 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से लगातार कहें तो आचार संहिता के अंदर ही रहे हैं। वो चाहे लोकसभा चुनाव की पहले आचार संहिता लग गई हो, 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे और 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, तो 16 अप्रैल को आचार संहिता लग गई। तो उसके बाद लगातार जो आचार संहिता का दौर चला है और उसके बाद जब वो आचार संहिता हटी तो उसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटी तो नगर निकाय चुनाव आ गए, उनकी आचार संहिता लग गई थी। तो आचार संहिता के अंदर जो विकास कार्य होते हैं उसमें रुकावट आ जाती है और वो कार्य नहीं हो पाते हैं। इस कारण से मुख्यमंत्री ना तो नई कोई घोषणा कर पाते हैं और ना ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। और अब जो है तीनों चुनाव हो चुके हैं, तीनों में कहें तो तीनों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार भी बना चुकी है, पूरे बहुमत के साथ बना चुकी है। और तो अब एक्शन की बारी है अंकित, और इसलिए आज एक के बाद एक मैराथन बैठ के हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री हैं और यहां पर कई बैठकों में शिरकत करेंगे। कई बड़े ऐलान उनकी तरफ से आज किए जा सकते हैं बकायदा। वो इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए दोपहर 2:30 बजे मीडिया से भी रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब बड़ी खबर हिसार से, जहां इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने कई आरोप लगाए हैं। पति के साथ विवाद चल रहा है और इसी बीच स्वीटी बुरा मीडिया के बीच आई। स्वीटी बुरा ने कहा कि पति दीपक हुड्डा ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए। मेरे परिवार पर संपत्ति हड़पने के झूठे आरोप लगाए गए। अधिकारियों ने मुझ पर दबाव बनाया, घंटों थाने में बैठाए रखा
और ये भी कहा इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने कि मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, और कई बड़े गंभीर आरोप उन्होंने अपने पति दीपक हुड्डा पर लगाए हैं। आपको बता दें कि दोनों की तरफ से तलाक के लिए केस दर्ज करवाया गया है। ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था, उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम। उसने विश्वास भी जीता मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापस कितने लिए 7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। बोल रहा है कि मेरा प्लाट धोखे से नाम करवाया। मैंने कौन सा धोखे से नाम करवा लिया? प्लाट भी आज भी उसी इंसान के नाम पर है। वो प्लाट, आधा प्लाट उसके नाम पर है और आधा प्लाट मेरे नाम पर है, जो कि मैंने शादी से पहले 2018 में मैंने खरीदा था। शादी के बाद नहीं खरीदा था कि जो उसकी संपत्ति होगी, ऐसा नहीं है। एज ए वाइफ मैंने उसकी कोई संपत्ति पर कभी कोई अधिकार, मैंने 100 रुपए भी कभी उस इंसान से नहीं लिए हैं। मैं आपको बता दूं, उस इंसान का मैंने 2018 में जब मैंने प्लाट लिया, मेरे प्लाट की सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से की हुई है। वो खाता भी यहाँ पर है, उसकी सारी डिटेल मैंने रोहतक पुलिस को भी दी हुई है। तो वो प्लाट के पैसे मैंने दिए हैं, तो वो प्लाट आधा उसका कैसे हो गया? और बात जहां आती है धोखे की, तो मेरे प्लाट पर उस इंसान ने 67 लाख रुपए का, हमने टोटल का वो प्लाट लिया था, उसका 33.5 लाख उसके रुपीस थे। 33.5 लाख रुपए देकर वो आदमी मेरे से बगैर बताए, मेरे से साइन करके, गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए उसने HDFC बैंक से लोन ले रखा, वो मेरे को बगैर बताए, और धोखा मैंने कर दिया। अब अगली बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ये हत्याकांड पुलिस के लिए पहेली बन गया था, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ कि कारोबारी ही 3 बच्चों और पत्नी का कातिल है। पहले नींद की गोली सभी को खिलाई गई, फिर तेजधार हथियार से वार किया गया। हत्या के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। सुसाइड नोट में बहन और जीजा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जमीन हड़पने के, संपत्ति हड़पने के, और अब खुलासा हुआ है कि कारोबारी खुद ही इस हत्याकांड के पीछे था। उसने सारा षड्यंत्र रचा और फिर अपने 3 बच्चों और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। एक बार फिर से स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच जो विवाद चल रहा है, उस खबर का हम रुख करेंगे। स्वीटी बुरा ने गंभीर आरोप लगाए थे और इस वक्त दीपक हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक हुड्डा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर से आवाज पहुंचे उन तक। दीपक हुड्डा, क्योंकि उनकी पत्नी स्वीटी बुरा ने गंभीर आरोप कल लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की गई थी। स्वीटी बुरा की तरफ से पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच दोनों ही पक्षों की तरफ से गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। जहां दीपक हुड्डा ने आरोप लगाया था संपत्ति हड़पने का, लेकिन विवाद और ज्यादा उस वक्त भड़क गया जब दोनों को पुलिस में बुलाया गया था, थाने बुलाया था और इस बीच आरोप ये लगाए गए दीपक हुड्डा की तरफ से कि स्वीटी बुरा, उनके पिता और मामा ने हाथापाई की है, मारपीट की है। इसके बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बढ़ते विवाद के बीच कल स्वीटी बुरा, जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, वो मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सारे के सारे आरोप झूठे हैं, एफआईआर झूठी कराई गई और किसी भी तरीके से ना उन्होंने ना ही परिवार ने संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। मुझे सिर्फ दीपक से छुटकारा चाहिए। 2015 में पहली मुलाकात हुई थी दीपक हुड्डा के साथ और सहानुभूति बटोरते हुए दीपक हुड्डा ने ये रिश्ता कायम किया था। बार बार दुहाई दी गई कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूं और मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन दीपक हुड्डा ने अवैध संबंध होने के आरोप भी इस पूरे मामले में स्वीटी बुरा पर लगाए हैं। कोशिश करते हैं कि दीपक हुड्डा अपना पक्ष न्यूज 18 पर इस पूरे मामले पर पहली बार रखें। पूर्व इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, कैप्टन भी रहे इंडियन टीम के दीपक हुड्डा, दोनों खेल जगत के बड़े चेहरे हैं। स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा, ये प्रेम कहानी विवाह बंधन तक रही, उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से एफआईआर दर्ज करवाई गई, तलाक के लिए केस डाला गया। तब ये मामला सामने आया कि दोनों के बीच में लंबे वक्त से अनबन चल रही थी और नौबत तलाक लेने तक पहुंच चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोशिश की थी कि दीपक हुड्डा अपना पक्ष रखे, लेकिन बातचीत उनसे नहीं हो पाई। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, जहां 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। कारोबारी ही 3 बच्चों और पत्नी का कातिल निकला। पहले इन सभी को नींद की गोली खिलाई, फिर तेजधार हथियार से वार किया गया। हत्या के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। सुसाइड नोट मिला था 13 पन्नों का, जिसमें आरोपी की तरफ से बहन और जीजा पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने की तो खुलासा हुआ कि सब षड्यंत्र जो रचा गया, ये कारोबारी हरपाल की तरफ से रचा गया था। जमीन हड़पने के झूठे आरोप लगाए गए थे। जानकारी ये भी मिली है कि कई दिन से ये डिप्रेशन में था। पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा, उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के, फिर उसके बाद उनको जलाया और ख़ुद भी इसे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली दे रखी थी और हैवी डोज ऑफ जो सेडेटिव्स है वो इसने भी ले रखी। प्रहार करने की तैयारी की जा रही है भ्रष्टाचार पर सरकार की तरफ से। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। सभी विभागों से पेंडिंग एप्लीकेशंस की मांग की गई है, डिटेल दी जाए उनको। नागरिक सेवाओं से संबंधित डिटेल मांगी गई है। नागरिक सेवाओं की एप्लीकेशन लंबित रखना बताया गया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आपके पास नागरिक सेवाओं की जो एप्लीकेशंस हैं वो रखी हुई है, लंबित है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है इस बारे में पूरी डिटेल देने के लिए। जानकारी अगर नहीं दी गई अधिकारियों की तरफ से तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाएगा कि भ्रष्टाचार को ये अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं।
और उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के सरपंचों ने मुलाकात की। संगरूर जिले के लहरा विधानसभा के सरपंचों ने ये मुलाकात की। सरपंचों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इस पर खुशी भी जाहिर की। उनकी तरफ से कहा गया कि सीएम सैनी ने हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना। सीएम ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना है। हमारे सीएम तो व्यस्त होने की वजह से मिलने का वक्त नहीं दे पाते। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि हम उनसे मिलने का वक्त मांगते हैं, लेकिन वो अपनी व्यस्तता जताते हैं और मिलने का वक्त नहीं दिया जाता। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको वक्त दिया, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर उनसे मुलाकात की, आश्वस्त किया कि जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से जुड़े मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया है और सरपंचों की तरफ से कहा गया कि हमारे सीएम हमें मिलने का वक्त नहीं देते। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बिहार दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। हरियाणा में पहली बार किसी दूसरे प्रदेश का दिवस मनाया गया। प्रवासियों से विकसित भारत पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा की। विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका है। हरियाणा के विकास को गति मिल सकती है, देश के विकास को भी उनका महान योगदान रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये पहला मौका जब किसी दूसरे प्रदेश का दिवस यहां पर इस तरीके से मनाया गया। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एक मुश्त अदायगी। उधर फरीदाबाद में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला है। चलते हुए कार में अचानक से बैटरी फटने से आग लग गई। कार पूरी तरह से आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। उसे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रहे कि कार में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरिओम और उनका परिवार अपनी पुरानी कार से एक नंबर इलाके की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो 3 नंबर क्षेत्र के पास पहुंचे, कार के इंजन से तेज आवाज आई और तेज आवाज के बाद धुआं उठा। आनन फानन में कार चला रहे दीपक ने कार को रोका और सभी लोग इसके बाद कार से बाहर निकल आए। कुछ ही सेकंड में कार के इंजन में आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरी कार डूबकर आग की चपेट में आ गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचित किया गया। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी। मार रहे हैं टायर नहीं है आने दो, ये मरता मरने दो। उधर कुरुक्षेत्र में एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कर्मचारियों की तरफ से कोशिश की गई। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों के खदेड़ने के लिए हल्का लाठी चार्ज भी हुआ है। कई प्रदर्शनकारियों को इससे हल्की चोटें आई। डीसी को मिलकर ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जब इन्होंने बढ़ने की कोशिश की तो आपको दिखा रहे हैं, फिर पुलिस का एक्शन हुआ। एक्शन ये हुआ कि वाटर कैनन का इस्तेमाल, हल्का लाठीचार्ज हुआ। इस धक्का मुक्की में कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को जरूर हल्की चोटें आई। एनएचएम एम्प्लॉय को सेवा नियम दिए गए थे, उनको वापस ले लिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार, जिसे हम लोगों ने ही चुना है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, परंतु आप ये देखिए कि एनएचएम एम्प्लॉय का क्या हाल कर रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के अंदर एनएचएम के इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं जो मेरे भाइयों ने जो दिन रात मेहनत करके कोविड के अंदर लोगों की जानें बचाई और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% टीकाकरण तथा 100% जो अन्य बीमारियों का रोकथाम के लिए सरकारी सुविधाओं को एक विश्व स्तर की, जिसके ऊपर सरकार अपनी छाती ठोकती है, को लाकर खड़ा कर दिया। परंतु आप ये देखिए, विडंबना ये है कि उन्होंने जो हमें 22 जो सेवा नियम दिए हुए थे उनको वापस ले लिया
और पिछले 3-3, 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं आ रही। इतना तो देखना है ना कि लाठी चार्ज तो नहीं करवाते हमारे ऊपर। कितने लोग घायल हुए इसमें लाठी चार्ज में? किन किन को चोटें हैं? कुछ कोई आइडिया क्या सर, जो हमारे साथ 10-15 लोग तो हैं ही हैं। और इतना गंदा पानी देखो, हम दूसरा टैंक भी भर के आ गए। सर को ये नहीं कराना चाहिए लाठी चार्ज। हम तो आराम से ही सुबह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खबर करनाल से, जहां करनाल नेशनल हाईवे बलड़ी बाईपास के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा रोडवेज और टोले की आपस में टक्कर हुई। इस हादसे में बस का ड्राइवर घायल हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि सवारियां सुरक्षित हैं। हादसे की सूचना मौके पर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोहतक से चंडीगढ़ जा रही थी बस। जानकारी जो मिली है, रेड लाइट थी। रेड लाइट के पास जब ट्रोला चालक ने ब्रेक लगाया तभी ये हादसा हुआ। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल के घरौंडा के सब्जी उत्कृष्ट केंद्र पहुंचे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 11वें मेगा सब्जी एक्सपो किसान मेले के समापन समारोह में पहुंचकर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और सीएम ने ड्रोन भी उड़ाया। खबर नूह से है, जहां गाय चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सेंट्रो कार में सवार होकर आए चोर गाय सेंट्रो कार में चुरा कर ले गए। घर के बाहर ये गाय बंधी हुई थी। गाय चोरी की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई है। इससे पहले भी पशु चोरी की कई घटनाएं तो सामने आई हैं, लेकिन इस तरीके से सेंट्रो कार में ही कार चोरी, ये गाय को चोरी कर ले जाते हुए ये चोर सीसीटीवी में कैद हुए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गाय घर के बाहर बंधी हुई थी। देर रात कुछ लोग सेंट्रो कार से आए, उन्होंने इस गाय को चुराया और फिर सेंट्रो कार में ही इसे बांधकर अपने साथ ले गए। अगली खबर सोनीपत से। सिंघू बॉर्डर पर सड़क किनारे से बैरिकेडिंग हटाई गई है और यहां पहले से ही सड़क को शुरू कर दिया गया था आवाजाही के लिए। अब पूरी तरह से सड़क खोल दी गई है। आम लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। पूरी तरह से अब रास्ता खुल गया है। भी करते की गई जो बैकअप बनाया गया था कि अगर किसान खिनौरी और शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दोबारा यहाँ रोक दिया। 3 कृषि कानूनों को लेकर सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर एक आंदोलन चला। 13 महीने बाद किसान सरकार के लिखित आश्वासन के बाद वापस चले गए, लेकिन पिछले 1 साल से किसान खिनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, जिन्हें अब उठा दिया गया है। और उसके बाद आप सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें देख सकते हैं कि अब यहाँ पर भी जो व्यवस्था की गई है, जो बैकअप बनाया गया था कि अगर किसान खिनौरी और शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दोबारा यहाँ रोक दिया जाए। बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट के और यहाँ तक कि लोहे के कंटेनर रखे गए थे ताकि किसानों को यहीं पर रोका जाए, किसानों को इससे आगे दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। और इसी के साथ साथ जो किसान हैं उनको रोकने के पूरे इंतजाम यहाँ पर थे। आप तस्वीरों में देखते हैं कि यहाँ पर जो सफाई है वो अब सफाई चल रही है। जो कंटेनर थे या फिर कंक्रीट की दीवारें उन्हें तोड़ दिया गया है। पूरी तरह से अब आवागमन वो शुरू हो गया है। सिर्फ एक लाइन बची है जिसे सफाई का कार्य चल रहा है ताकि कोई गाड़ी को कोई हानि ना पहुंचे। अब तस्वीरें देखिए, एक समय था 1 साल पहले जो किसान रुके तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बैरिकेड लगा दी गई थी, लेकिन अब फिलहाल बिल्कुल क्लियर है। और NH 44 पर अब जो बोर्ड है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यह बोर्ड तक उखाड़ दिया गया। तो यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ हटा दिया गया है। आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और उसी के साथ अब लोगों को राहत की सांस ये भी मिली कि जो लंबा जाम यहाँ पर लगता था अब वो नहीं लगेगा और दिल्ली में प्रवेश अब वो पहले सुचारू रूप से